साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग चलते हैं आज फिर एक नया वीडियो देखते हैं जीव विज्ञान का, जिसमें हम लोग हिस्टोलॉजी या औतकी पढ़ रहे थे। उसी का कुछ बचा हुआ भाग है, उसी को हम लोग स्टडी करें। वीडियो को आप लोग सिस्टमेटिकली देख रहे हैं और देखें पूरा, ये ध्यान दें, बीच बीच में काट कर न देखें। जो पहली बार देखते हैं जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी के सफर पर चलते हैं। कौन बनेगा बीपीएससी अधिकारी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर जीव विज्ञान का पढ़ने जा रहे हैं। जो पढ़ रहे थे उसी के आगे की बात करूंगा। और हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, वीडियो देखे होंगे, तो हम लोग देख रहे थे प्लांट टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू पादप उत्तक की बात कर रहे हैं कि पौधों में जो पौधों का शरीर होता है वो कुछ खास उत्तकों से बना होता है, उसी को प्लांट टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट के शरीर में पाया जाने वाला उत्तक प्लांट टिश्यू, जिसके बारे में मैं चर्चा किया था कि इसमें दो तरह के उत्तक। एक उत्तक जो है उसका नाम है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू पहला, तो परमानेंट टिश्यू है ये, जिसको हिंदी कहें तो हिंदी में इसको अस्थाई उत्तक कहा जाता। तो बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। परमानेंट मतलब स्थायी होता है, टिश्यू मतलब उत्तक होता है। तो पहला जो उत्तक है वो परमानेंट टिश्यू हम जिसको देख रहे थे, और दूसरा जो यहां पर टिश्यू है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये ध्यान रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इसी को हिंदी देखें तो हिंदी थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, नाम है विभाज्योत्की उत्तक। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दोनों ये ध्यान रखना। तो अस्थाई उत्तक हो गया एक, और दूसरा विभाज्योत्की उत्तक। यही दो टिश्यू से मिल करके प्लांट का शरीर, प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। एनिमल में हमने पढ़ा था 4 उत्तक होते हैं, जबकि प्लांट में 2 उत्तक होते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ रहे थे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट पहला को अगर देखें तो हमने कहा था कि परमानेंट टिश्यू का क्या कैरेक्टर है, ये हम पढ़ रहे थे। तो परमानेंट टिश्यू में बांटा गया था उत्तकों को कुछ विशेष गुण के आधार पर। हमने कहा था कि परमानेंट टिश्यू उसको कहते हैं जिसमें कोशिका की संख्या नियत होती है, कोशिका विभाजन नहीं करती है, और ऐसे उत्तक प्लांट के शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं। कुछ विशेष फंक्शन के लिए इनका निर्माण होता है, लेकिन ये वृद्धि और विकास में इनका कोई योगदान नहीं होता है पौधों में। क्योंकि किसी भी जीव के शरीर का जो आकार बड़ा होता है, वृद्धि होता है शरीर में, बच्चा से बड़ा होने पर शरीर बढ़ता है, और बढ़ने के लिए सेल को विभाजित होना बहुत कंपल्सन है, लेकिन यहाँ विभाजन नहीं है, हमने पढ़ा था। अब यहां पर पढ़े थे कि परमानेंट टिश्यू जो है वो 2 तरह का। एक जो है उसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे, हिंदी में सरल अस्थाई उत्तक। तो सरल अस्थाई उत्तक हम बता चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, पिछला वीडियो जरूर आप देखें सिस्टमेटिकली, एक एक टॉपिक को। काफी सवाल यहां से पूछा जाए। तो हमने कहा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा उत्तक होता है जिसमें कोशिकाएं, सभी जितनी भी कोशिका होती है सब एक समान होती है। कोशिकाओं में समानता पाई जाती है उसके बनावट और उसके गुणों के आधार पर, कोई अंतर नहीं होता है। 10 कोशिका होगी तो 10 एक ही जैसा होगा। जितनी कोशिका मिल करके उत्तक बनाएगी वो सभी एक जैसे हो। तो जब एक समान कोशिका से बना होगा तो ऐसे अस्थाई उत्तक को हम सरल अस्थाई उत्तक माने। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद जो हमने पढ़ा था कि ये जो है ये 3 तरह का होता है, और 3 तरह में पहला जो हमने बताया था उसका नाम था पैरेनकाइमा, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, पैरेनकाइमा। दूसरा जो बताया था वो कॉलेनकाइमा, और कॉलेनकाइमा के बाद तीसरा बताया था मैं जिसका नाम था
स्क्लेरेन्काइमा। तो इस रूप में 3 तरह के उत्तक हम चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो क्लास में। तो ध्यान रखना है, सरल अस्थायी उत्तक 3 तरह के, तीनों के बारे में मैं डिटेल बता चुका हूं कहां कहां होता है। अब इसी में परमानेंट टिश्यू में दूसरा जो टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला सिंपल परमानेंट, और जब इसी परमानेंट का दूसरा टाइप देखें तो नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू का ही प्रकार। तो परमानेंट के सभी कैरेक्टर होंगे, लेकिन कुछ इसमें भिन्नता है सिंपल से, इसलिए इसको अलग किया गया। हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको जटिल अस्थायी उत्तक कहा जाता है। तो जटिल समझते होंगे, कॉम्प्लेक्स का मतलब सरल, मतलब जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, जो भी हो सिंपल हो, सब कुछ दिखाई दे। मानव होते हैं कुछ सरल स्वभाव के, कुछ जटिल स्वभाव के। सरल स्वभाव के जो होंगे वो जैसे होंगे वैसा आपको पता चलेगा, उसमें कुछ हिडन नहीं होगा। लेकिन जटिल होते हैं तो जटिल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का इंटरनली बहुत सारी बनावट में बहुत तरह का बदलाव होता है, जिसको आप बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। सरल में ज्यादा कुछ है नहीं, जो है वो सामने स्पष्ट है। लेकिन जटिल हो गया मतलब स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसी में इसको ध्यान रखना, मतलब 2 फीचर तो यहां भी कॉमन है। फीचर क्या क्या है? तो पहला फीचर कि कोशिका की संख्या समान है। कोशिका की संख्या जो है यहां भी फिक्स है, नियत है, बदलेगा नहीं, ये ध्यान रखना। साथ ही यहां भी कोशिका विभाजन नहीं करेगी, क्योंकि ये भी परमानेंट ही है। तो जो परमानेंट का कैरेक्टर है वो यहां भी मिलेगा। तो 2 फीचर तो है कि कोशिका जो है संख्या फिक्स है, संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, वृद्धि नहीं होता। दूसरा कि कोशिका विभाजन नहीं करेगी, जैसे परमानेंट में होता है तो सिंपल में भी है, परमानेंट में, दोनों में, एक कॉम्प्लेक्स में ही है। लेकिन एक अंतर है यहां पर। अंतर क्या है कि हमने सरल में कहा कि यहां कोशिका जो है जितनी होगी एक समान होगी, लेकिन परमानेंट पे जब आएंगे तो परमानेंट में आपको ध्यान रखना है कि कोशिका जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब असमान कोशिकाओं के मिलने से, असमान कोशिकाओं के मिलने से इनका निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां अंडरलाइन कर रहे हैं उसको ध्यान रखना है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो यहां जो भी कोशिका होगी एक समान होगी, यहां कोशिका जो होगी असमान होगी, कुछ अलग शेप में, कुछ अलग शेप में, और कई प्रकार की कोशिका मिल करके इस परमानेंट टिश्यू का निर्माण करेगी। तो संख्या फिक्स होगी, विभाजन नहीं होगा, लेकिन कोशिकाएं डिफरेंट डिफरेंट नेचर की होगी। और इस आधार पर जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को स्टडी करते हैं तो पौधों में 2 इंपॉर्टेंट टिश्यू यहां पर मिलता है। जो पहला टिश्यू है उसका नाम है जाइलम, ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो टिश्यू है यहां पर उसका नाम है फ्लोएम, और बहुत इंपॉर्टेंट है याद साथियों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल यहां से पूछा जाएगा आपसे। जाइलम फ्लोएम सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे, एग्जाम में बैठे होंगे, उनको आइडिया होगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इन दोनों के बारे में सवाल नहीं पूछा गया, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, सचिवालय सहायक आने वाला, ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, पहला तो आपके लिए जो समान विज्ञान के अंतर्गत है यही जानना है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है। तो पहला तो ध्यान रखना परमानेंट उत्तक है, और परमानेंट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स है, एकदम ध्यान देना। अब कॉम्प्लेक्स में क्या है कि असमान कोशिकाएं, अब असमान कोशिकाओं से ये जाइलम और फ्लोएम जो है इसको अगर कॉलम वाइज हम स्टडी कर ले तो आपका काम पूरा हो जाता है। पहले तो समझना है कि एक प्लांट को जब देखते हैं तो प्लांट मान लिया ऐसे ले, हम एक प्लांट का मैं चित्र बना रहा हूं यहां, ये प्लांट है जिसका ये मिट्टी ग्राउंड है और यहां पर इसकी शाखाएं हैं ऐसे। तो ध्यान रखना है कि ये एक प्लांट का चित्र है जिसको मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं।
इसको समझना है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के तौर पर कि पौधों में एक प्लांट है जिसका ये रूट है और ये स्टेम है, और रूट स्टेम के आधार पर ध्यान रखना है कि रूट स्टेम जो है इसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक जल प्लस खनिज लवण की, और जल खनिज लवण के साथ साथ जो यहां पर भोजन बनता है ये दो फूड प्रोडक्ट और वाटर तथा मिनरल्स, ये दो चीजों के लिए पौधों में एक स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत है, और वही स्ट्रक्चर जो चाहिए वो ये दोनों है, जाइलम और फ्लोएम। तो पहला तो ध्यान रखना कि जाइलम फ्लोएम जो है वो जल और खनिज के तथा भोजन के लिए बना, और दोनों के लिए क्या काम है, तो दोनों के लिए जो काम है यहां पर वो एक ही काम है, वो काम है परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्योंकि पौधे में मूवमेंट नहीं होता, उनके हाथ पांव मुंह नहीं है कि हाथ से वो पानी को ले लेंगे या मिनरल्स को गेन कर लेंगे, उठाकर अपने अंदर डाल लेंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर जो भी होना है वो एक विशेष चैनल के थ्रू होना, और चैनल में जो परिवहन का कार्य है उसी के लिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नली की जैसी संरचना, और जब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा तो वही ट्यूब दो रूप में है, एक जाइलम एक फ्लोएम, ये ध्यान रखना। अब ध्यान देना है कि जाइलम और फ्लोएम के अंतर्गत नली है, ये पतली पतली, और ये नली कहां है, तो इसके अंदर एक नली ऐसे मान लेते हैं और दूसरी नली इसी के बगल में मान लिया ऐसे। तो नली अंदर में है, वाटर जो ऑब्जॉर्व होता है नली के माध्यम से चढ़ता है और पत्तियों तक पहुंच जाता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ भोजन बनता है, भोजन फिर नली के माध्यम से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाता है, ताकि प्लांट का अपना लाइफ कंप्लीट हो सके, उसका डेवलपमेंट ग्रोथ हो सके। तो ध्यान रखना है ये दोनों जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जाइलम भी काम करेगा क्या, तो परिवहन का, ये ध्यान रखना। तो यहां भी परिवहन का काम है, यहां भी परिवहन का काम, और परिवहन करने के कारण इन दोनों को एक अलग तरह का उत्तक के रूप में इसको जाना जाता है। उत्तक का जो नाम है यहां, इसको भी संवहन उत्तक कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, ये ध्यान रखना। तो संवहन उत्तक और ये भी संवहन उत्तक, और बार बार एग्जाम में पूछेगा कि पौधों में संवहन उत्तक के रूप में होता है कौन, तो आंसर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी हो सकता है या जाइलम और फ्लोएम भी हो सकता है, क्योंकि उसी का काम संवहन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, और ट्रांसपोर्टेशन में जल खनिज लवण और भोजन। अब यहां ध्यान रखना है कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो वाटर तथा मिनरल्स, खनिज, ये ध्यान रखना, ये पूछेगा आपसे एग्जाम। तो वाटर तथा मिनरल्स का परिवहन यहां होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होगा यहां वाटर तथा मिनरल्स का होगा, खनिज और जल का। तो जितना भी मिट्टी में, सॉइल में नमी है या मिनरल्स है, उसको एब्जॉर्ब करके इस जाइलम की मदद से पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता। अब पत्तियों में या पौधे के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता, और प्रकाश संश्लेषण से जब भोजन बन जाता है तो इस भोजन को पौधे के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है, और जब पौधे को पहुंचाने की जरूरत पड़ती है उसके लिए अलग चैनल है, और वो भी संवहन उत्तक है जो फ्लोएम है। और फ्लोएम में क्या होगा, तो ध्यान रखना यहां पौधों में बनने वाले भोज पदार्थ का परिवहन होगा। तो एक जल तथा खनिज लवण के लिए और दूसरा फूड के लिए, और दोनों पूछेगा एग्जाम। अब यहां पर बहुत सारे टिश्यू है, जाइलम की जब बात करेंगे डिटेल में, जो हम लोग क्लासेज में पढ़ते हैं फाउंडेशन में, तो 0 लेवल से यूपीएससी बीपीएससी के पीटी लेवल तक जाते हैं। यहां वो चीज बता रहे हैं जो आपको कम पढ़ करके ज्यादा आप क्वेश्चन बना सकें। तो इसके लिए यहां पर ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट होगा वो यहां पर चर्चा की जाएगी। अब यहां ध्यान दें कि जब जाइलम की बात करते हैं ट्यूब को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, एक सेल, और उस सेल का नाम है वेसेल। तो ये ध्यान रखना है वेसेल को। तो कभी कभी पूछ देगा इस
कि वेसेल नामक कोशिका पाई जाती है किसमें? ऐसे 4 कोशिकाएं होती है, वेसेल, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। लेकिन आपको वेसेल को याद रखना, कई बार पूछा है कि वेसेल नामक कोशिका पौधे के किस ऊतक में? तो जाइलम, तो ये ध्यान रखना। जस्ट लाइक ऐसा ही फ्लोएम में आ जाए तो फ्लोएम में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सीव ट्यूब, और ये भी कई बार पूछा एग्जाम कि सीव ट्यूब मिलता है तो नली है, ये भी नली है, ये भी नली। तो नली जो है हमने कहा पौधों में तना के अंदर ये नली ऐसे और ये ऐसे नली, और इसके बाहर एक ट्रंक है, और ट्रंक जो है पौधे का मेन स्टेम। तो ये जो है मेन नली जाइलम के रूप में वेसेल है, और जब फ्लोएम को देखते हैं तो यही फ्लोएम सीव ट्यूब है। तो सीव ट्यूब में फ्लोएम में सीव ट्यूब और जाइलम में वेसेल सेल, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछेगा। अब यहां ध्यान देना है कि जाइलम एक ऐसा ऊतक है जिसको कॉमनली हम लोग उपयोगिता के आधार पर कभी कभी ऊड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो कई बार पूछा है कि ऊड के नाम से जाना जाता है, ऊड मतलब लकड़ी, टिम्बर के रूप में लोग जानते हैं। तो ऊड जो है वो जाइलम का एक विशेष टाइप है, कारण कि जब वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके ट्रांसपोर्टेशन का काम कंप्लीट होता है, पौधे अपना जीवन काल पूरा करते हैं, तो धीरे धीरे वो पार्ट एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, जिसको बाद में मैच्योर होने पर वुड या टिम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि वुड किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना कि वुड जो है वो जाइलम को कहते हैं। अब यहां के अलावा ध्यान देना है कि यही दोनों मेन पार्ट्स है। अब यही दोनों के आधार पर कुछ और बातें जो आपको जनरल वेलेंस पर जाननी है। जनरल वेलेंस क्या है कि कुछ पौधे जो सूक्ष्म है या इवन कहें जिम्नोस्पर्म तक वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, मतलब थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, वहां ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्योंकि पौधे इस तरह के होते हैं कि जो भी बॉडी होता है उसमें एक ही जगह पर सारा काम होता है, वहां पौधे में ब्रांचेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक जगह का काम है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए, तो वहां पर फ्लोएम का अभाव होगा, ये ध्यान रखना। और फ्लोएम जब किसी पौधे में ना हो तो वहां पर भोजन जहां बनेगा वो जमा रहेगा। और इस रूप में ध्यान रखना है कि फ्लोएम खासकर जिम्नोस्पर्म में एक पौधा है जिसको याद रखना है, नाम है साइकस। बहुत बार पूछा एग्जाम, साइकस फ्लोएम का एक ऐसा पौधा है जिसमें फ्लोएम का अभाव है, मतलब साइकस में फ्लोएम नहीं होता है, यहां पर फ्लोएम का अभाव है। और साइकस क्या है, तो एक जिम्नोस्पर्म का पौधा। हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कह रहे हैं कि यहां पर टोटल चीजों को, टॉपिक को वीडियो के माध्यम से बताना संभव नहीं, लेकिन हम वो चीज सब बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाए। 10 में से 8 सवाल आप जरूर बना पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ध्यान दें कि साइकस फ्लोएम नहीं होता है साइकस में, और साइकस जो है जिम्नोस्पर्म का पौधा है। तो जिम्नोस्पर्म जो हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि वैसा पौधा जिसमें बीज नेकेड होता है, मतलब बीज के बाहर फल नहीं होता, बीज ओपन होता है, नेकेड मतलब नंग, उसके ऊपर आवरण ना हो। तो जिम्नोस्पर्म का पौधा है, और इसमें 2 गुण है जो आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये पौधा लिविंग वर्ल्ड में एक लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म, ये याद रखना, ये पूछेगा एग्जाम कि पौधों में कौन जीवित जीवाश्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो साइकस को ध्यान रखेंगे पहला। दूसरा, यही साइकस है जिससे हम लोग साबूदाना प्राप्त करते हैं, और हम बार बार बोलते हैं क्लासेज में कि जो चीज हम दैनिक जीवन में करते हैं वही एग्जाम में ज्यादा पूछता है। साबूदाना हम लोग खाते हैं, बाजार से मंगाकर उसको बनाते हैं, यूज करते हैं, इसलिए पूछता है कि साबूदाना किस पौधे से प्राप्त होता है, तो पौधा यही साइकस है। कारण कि साइकस का मंड होता है स्टार्च, और चूंकि फ्लोएम नहीं है तो वो एक जगह पर स्टोर रहता है, और किसान उसको निकाल करके उसको साबूदाना के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि साइकस एक इंपॉर्टेंट पौधा, और यही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम यहां पर बता रहे हैं। कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है कि आप अंडरलाइन करवा दें कि क्या क्या चीज हमको इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। यहां पर फिर नोट्स कराने के बाद में फाउंडेशन क्लासेज में चूंकि 0 लेवल से अपर लेवल तक जाते हैं, तो
तो वहां पर चीजों को अंडरलाइन कराया जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखें। यहां पर जो महत्वपूर्ण है वही बता रहे, इसलिए आप यहां पर शॉर्ट आउट ना करें, छांटे नहीं। जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको पूरा पढ़ें। हम देख रहे हैं वीडियो, लोग पूरा नहीं देखते, फास्ट फॉरवर्ड कर करके बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं, तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम जो बता रहे हैं बिल्कुल जब जीरो लेवल से आपको वहां ले जा रहे हैं जहां पर एग्जाम में आपका कोई भी सवाल समझने में दिक्कत ना हो। तो ये परमानेंट टिश्यू की बात। अब परमानेंट टिश्यू के बाद जो टिश्यू है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे काफी सवाल आपको पूछा जाए। तो परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया आपने, पहला टाइप। अब परमानेंट के बाद जो है दूसरा टाइप, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया था कि दूसरा जो है यहां लिखा हुआ है नाम, उसको आप ध्यान रखें। तो चलते हैं, दूसरा टाइप देख रहे हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहां लिखा हुआ दूसरा वाला विभाजोत्की ऊतक, ये। तो दूसरा जो टाइप है वो ध्यान रखना, ये विभाजोत्की ऊतक। तो विभाजोत्की नाम से ही स्पष्ट, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं। इवन ये कहें तो परमानेंट टिश्यू का ये उल्टा टिश्यू है। परमानेंट में जो गुण पढ़ा उसको उल्टा कर देंगे तो विभाजोत्की हो जाए। और विभाजोत्की का जो मेन फीचर है, ध्यान रखना है कि यहां पर समय के साथ ऊतक में मौजूद कोशिका की संख्या में वृद्धि होता, कोशिका की संख्या बढ़ती है, ये ध्यान रखना। तो कोशिका की संख्या बढ़ती है। कभी कभी पूछ देगा कॉमनली एग्जाम में कि पौधों में कौन ऐसा ऊतक है जिसमें कोशिका की संख्या में वृद्धि होता है, तो याद रखना विभाजोत्की ऊतक। और आपको पता होगा, हम जब साइटोलॉजी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कोशिका की संख्या बढ़ने का एक ही माध्यम है कि कोशिका बड़ा हो और वो डिवाइड करे, और डिवाइड करके एक कोशिका से दो कोशिका बन जाए। तो एक कोशिका होती है और डिवाइड करती है तो अपने जैसी दो कोशिका बना देती है। जो कोशिका डिवाइड करती है, इसके बारे में हमने बताया था कि ये मदर सेल है, और जो डिवीजन के बाद बनती है इसको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। और जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है कोशिकाएं विभाजन करती रहती, और जैसे जैसे विभाजन होगा शरीर का आकार बड़ा हो जाए। पौधे जब बीज से निकलता छोटा होता है, उम्र के साथ धीरे धीरे बहुत विशाल विशाल पर्वत पौधे का निर्माण हो जाता। तो उसमें एक ही प्रोसेस है, संख्या बढ़ना कोशिका, और संख्या बढ़ने के लिए इस ऊतक की जरूरत, और ऊतक में ये बढ़े इसके लिए ध्यान रखना है कि विभाजोत्की ऊतक ऐसा ऊतक है जिसमें कोशिकाएं विभाजन करती है, और विभाजन करने के कारण ही इनकी संख्या बढ़ती। तो ये ध्यान रखना है, यहां कोशिका विभाजन नहीं करती है परमानेंट में, और यहां कोशिका विभाजन करती है, यही सबसे बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यह जो है यह पौधों के आकार में वृद्धि करने का काम करता। तो आकार में जब वृद्धि की बात हो जाए तो समझना कि आकार जब भी बढ़ेगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बढ़े। तो कभी पूछ दे कि आकार में वृद्धि करने वाला ऊतक है कौन, तो परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक दे, तो आंसर यही होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इतना 3 पॉइंट तो पहले ध्यान रखें। अब पौधों में आकार बढ़ाने का 3 मोड है, मतलब 3 डायमेंशन में आकार बढ़ सकता है। एक तो लंबाई बढ़ती है, एक जो बढ़ता है उसका डायमेंशन बढ़ता है, और एक जो है शाखाएं बढ़ती है। तो 3 चीज है, एक लंबा होना चाहिए पौधे को समय के साथ, दूसरा उसका तना का डायमीटर बड़ा होना चाहिए। देखते होंगे पौधे जब लगते हैं, शीशम का प्लांट लगाए होंगे तो पहले पतला होता है, फिर उम्र बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका ट्रंक मोटा हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें शाखाएं बड़ी बड़ी निकलती है। तो 3 ही मोड है, या तो लंबाई बढ़ाना हो, या तना बढ़ाना हो, तना की मोटाई बढ़ानी हो, या पौधे में शाखाओं को विकसित करना हो। तो ये 3 जो वृद्धि करना है उसी के लिए 3 ऊतक चाहिए, और तीनों विभाजोत्की, और तीनों को उस फंक्शन के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। तो 3 तरह के ऊतक हैं यहां पर, और तीनों को यहां ध्यान देंगे। पहला जो है, एक का नाम है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, ये ध्यान रखना। दूसरा जो है उसका नाम है लैटरल
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा जो है इसका नाम है इंटरकैलेरी। तो ये ध्यान रखना है, यही 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक एपिकल है, एक लैटरल है, एक इंटरकैलेरी। तो 2-3 जो हमने लिखा, इन तीनों को कॉलम वाइज आप पढ़ लें, और कॉलम में जो हम लिख रहे हैं उसको आप गांठ बांध के याद रखें। वीडियो को हम कह रहे हैं बार बार बीच में छोड़ के ना जाएं, और बिल्कुल शॉर्ट फॉरवर्ड करके ना देखें। आप बिल्कुल देखें, क्योंकि आपके ना देखने से इस पढ़ाई पर, इस कंटेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि छूट जाए। तो बिल्कुल देखें और कंटिन्यूसली देखें। तो ध्यान रखना है एपिकल, लैटरल और इंटरकैलेरी। अब ध्यान दें, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलेरी 3 तरह के उत्तक, 3 तरह के ग्रोथ के लिए हमने कहा, एक लंबाई बढ़ाना चाहिए, एक तने को बढ़ाना चाहिए, और एक इंटरकैलेरी ब्रांचेज को बढ़ाना चाहिए। तो ध्यान रखना है, कॉमनली जो हम लिख रहे हैं, ये ध्यान देना है कि ये जो है पौधों के शीर्ष भाग पर होता, ये ध्यान रखना। तो शीर्ष भाग पर होगा ये, तो जहां जहां शीर्ष भाग होगा पौधे का, वहां पर मिलेगा ये, पहला ध्यान रखना। जबकि लैटरल जो होगा वो तना के किनारों पर मिलेगा, ये ध्यान रखना कि तना का जो किनारा होगा वहां मिलेगा। और तीसरा जो मिलेगा वो तना के बीच बीच में मिलेगा, बीच बीच में ये पाया जाए। तो लोकेशन ध्यान रखना कि पहला जो है एपिकल, वो पौधे के शीर्ष भाग में होगा, या तो टिप पर हो, वो तना का टिप हो या रूट का टिप हो, उससे मतलब नहीं। दूसरा जो है लैटरल, जो तना के किनारों पर होगा। तीसरा जो है तना के बीच बीच में होगा। अब यहां ध्यान रखना है, शीर्ष भाग में है, और शीर्ष भाग में जब कोशिका विभाजन करती है तो पौधे का आकार बढ़ने लगता है, और आकार जब बढ़ेगा कोशिका के विभाजन से, तो आकार बढ़ेगा तो पौधे की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ऊपर में है, और ऊपर में जैसे जैसे कोशिका विभाजन करेगी वो धीरे धीरे लंबा हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ाने के लिए अगर पूछ दे कि कौन टिश्यू होता है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक है, विभाजोत्की का टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये ध्यान रखना है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक, और ये इंटरकैलेरी। तो लंबाई की जब भी बात करें तो एपिकल, क्योंकि ये शीर्ष भाग में, वो रूट की लंबाई भी बढ़ा सकता है, तना की भी लंबाई बढ़ा सकता है। कभी कभी देखते हो कोई पौधा है और उस पौधे का अगर शीर्ष भाग कोई जानवर खा जाए, चर जाए, तो फिर वहां से उसका ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि जो ऊपर में ले जा रहा था वो काम खत्म हो गया, अब है ही नहीं वो कोशिका जो डिवाइड कर सके। अब उसका ब्रांचेज निकलता है साइड से, वो फिर उसको ऊपर ले जाता है। तो ये ध्यान रखना, लंबाई जब बढ़ाना होगा तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक चाहिए। लैटरल क्या है कि लैटरल तना के किनारों पर है, और तना जैसे से लंबा होगा, अगर उसकी मोटाई ना बढ़े तो ज्यादा लंबाई के कारण गिर जाएगा। तो गिरे नहीं, तो लंबाई के साथ साथ उसका डायमीटर भी बढ़ना चाहिए। तो डायमीटर क्या है कि मान लीजिए ऐसे है, एक तना है, अब ये लंबा हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा, तो पतला ही बढ़ेगा तो गिर जाएगा पौधा। तो इसके कारण इसकी डायमीटर में ये जो गोलाई है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो गोलाई ये बढ़े, इसके कारण एक उत्तक की जरूरत, ये जो गोलाई बढ़ रहा है इसको बढ़ाने के लिए उत्तक चाहिए, और उसी उत्तक का नाम लेटरल है, जो किनारे पर है, और वो डिवाइड करता है, तो पौधे का किनारे किनारे वाला पार्ट धीरे धीरे ग्रो कर जाता। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, तो तना के गोलाई कभी कभी मोटाई भी लिख देगा, मोटाई में वृद्धि करता। तो ये ध्यान रखना, तो ये तना की गोलाई या मोटाई में वृद्धि की बात है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को याद रखना। अब आगे बढ़े तो तीसरा है इंटरकैलेरी। इंटरकैलेरी हमने कहा तना के बीच बीच में, ना ऊपर है और ना किनारों पर है, दो तना के बीच में। गन्ना देखते होंगे, तो गन्ना को देखें ऐसे, तो गन्ना है और गन्ना के बीच बीच में ऐसे गांठ है, तो गांठ है ये। तो ये गांठ जो है यहीं पर कुछ उत्तक है विशेष प्रकार,
तो ये जो उत्तक है इसी का नाम इंटरकैलेरी, क्योंकि तना के बीच में, ऊपर तना है, बीच में तना है और बीच में थोड़ा सा भाग है। और इसलिए देखते हो कि यहां से गन्ना का एक ग्रोथ होता है और ऐसे पौधे निकल आते, क्योंकि यहां पर डिवाइड करने की क्षमता है। तो ये जो निकला ये शाखा है। तो शाखा की जब बात आ जाए ब्रांचेज की, तो ध्यान रखना है कि इंटरकैलेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो तना के बीच बीच में होता है, उसी के द्वारा पौधों के शाखाओं में वृद्धि होता। तो ध्यान रखना है कि इसके द्वारा क्या होगा, तो तना के शाखा का ग्रोथ होगा, तो शाखा का विकास होगा। और इस प्रकार से ये 3 काम करके पौधे के पूरा आकार या शेप को ग्रोथ कर देगा। और यही 3 टाइप से कोशिकाओं की मदद से, उत्तक की मदद से पौधों में लंबाई, उसकी मोटाई तथा ब्रांचेज का विकास होता है। और इस प्रकार दोनों उत्तक मिल करके पौधों में सभी प्रकार की कोशिकाओं और उत्तकों की मदद से पौधे के शरीर का निर्माण कर देता है। तो इतना प्लांट टिश्यू में आप जरूर याद रखें, कम से कम। इससे ज्यादा भी बहुत कुछ है, लेकिन वो काफी वक्त लगता है उसको जीरो लेवल से ले जाने में। जो ऑफलाइन क्लासेस चलता है तो वहां पर टाइम लगता है, जो वीडियो के माध्यम से बड़ा बड़ा वीडियो बनाने पर अपलोड नहीं होता है। तो इसके कारण हम वो चीज बता रहे हैं एक्यूरेट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो इतना चीज आप उत्तक में ध्यान रखें, चाहे एनिमल टिश्यू हो या प्लांट टिश्यू, तो इतना चीज ध्यान रखेंगे। यहां पर आकर के आपका औत्तिकी विषय भी कंप्लीट होता है। अब यहां के बाद हम लोग अलग अलग टॉपिक का एक समग्र अध्ययन करें, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपके सामने लाऊंगा, एकदम बहुत ही अच्छे से कॉन्साइज वे में, एकदम कॉन्सेप्चुअल, जो आपको याद ना करना पड़े, वीडियो लेक्चर देखकर ही आपको याद हो जाए। तो इस टॉपिक को यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। एक और सूचना कि हो सकता है बहुत जल्द ही आपको जो वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसका मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा चैप्टर वाइज। बुक अवेलेबल है, अगर बुक किसी भी माध्यम से आप उपलब्ध करा सकते हैं तो आप उसको पढ़ें, रीडिंग मारे, ताकि आपको बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर वीडियो से काफी मदद मिलेगा, फिर हमको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, बुक को जरूर उपलब्ध कराएं, कहीं से भी उपलब्ध कराने का। तो लॉकडाउन है इसलिए यहां से कुछ सूचना नहीं दिया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन खुलेगा तो बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब का बुक उपलब्ध है। सारे बुक को आप समग्र अध्ययन करें, वो एनएफ है पीटी एग्जाम के लिए। चाहे वो किसी भी एग्जाम का पीटी हो, आप आसानी से उससे क्रैक कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वेस्ट विजय, जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुद को बचाएं और देश को बचाएं।